हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और उन पे एक एक न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर एकदम तैयार हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। एक न्यूमेरिकल, कूलाम का नियम क्या होता है, इसके सूत्र, इसका मात्रक और इसका बीमा, तथा इसके साथ एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा कि वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 2 अंक में पूछा जाता है। वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में, जबकि कूलाम का नियम 3 अंक में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कूलाम का नियम क्या होता है, इसके मात्रक तथा बीमा को दर्शाइए। तीसरा टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। यह क्वेश्चन 1 अंक में पूछा जा सकता है। चौथा हमारा रहा टॉपिक कि वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यह क्वेश्चन, यह भी 2 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 अंक। पांचवा हमारा टॉपिक रहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह जो टॉपिक है, यह 3 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है, 3 अंक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जबकि, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या सूत्र होता है, इसके व्यंजक को भी प्राप्त करेंगे, प्लस इसके साथ एक न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। अगला टॉपिक रहा हमारा 6वां टॉपिक, यहां पर 6 नंबर के किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसको भी देखेंगे। यह भी 3 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक रहा कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो टॉपिक है, ये 2 अंक वाला टॉपिक है, 2 अंक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला ये जब हमारे 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर, ये जो टॉपिक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में यह 5 अंक में पूछा जाता है। ये तीनों टॉपिक 5 अंक में पूछे जाने वाले टॉपिक है। 9वां हमारा टॉपिक रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी 5 अंक में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति है और ये निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से कोई एक आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर यह प्रश्न उठेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या तो निरक्षीय स्थिति, किसी एक पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 10 नंबर हमारा टॉपिक है कि एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का गुण क्या होगा। यह भी 5 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इन 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर पूरे तैयार हो जाए। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ को देखते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, यह 3 अंक में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो कूलाम का नियम, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यदि 2 आवेश दिए गए हों, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 दिया गया हो, तो उन दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल, लगने वाला बल उन दोनों के बीच। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं कि इसके बराबर क्या हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे माना, माना क्या मानेंगे, माना 2 बिंदु आवेश,
दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q1 तथा Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R हो। तो अब देखिए इसे हम प्रूव करेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। सबसे पहले तो ये मान लिए कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R हो। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु आवेश है, ये क्या है Q1 मान लेते हैं इसे, जबकि कुछ दूरी पर हम इस बिंदु को मान लेते हैं ये इस बिंदु पर स्थित हमारा आवेश Q2 है और इन दोनों आवेशों को बीच की दूरी हमारा R है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, यही कूलाम के नियम का प्रयोग कर बल का मान निकालते हैं। तो देखिए Q1 और Q2 पर जो बल लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। तो बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे परिभाषा लिखा गया है वैसे वैसे हम इस कूलाम के नियम को प्रूव करेंगे। तो कहा गया है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो ये जो हमारा लगने वाला बल हो जाएगा F, वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के। इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब कह रहा है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वो इनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती हो गया, लेकिन इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटा में हो जाएगा और ये यहाँ पर एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। तो इसे हम मान लेंगे। अब ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2। अब देख रहे हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 है और F अनुक्रमानुपाती 1/r² है। तो अब इसको लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मिलाकर लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इंटू हमारा हो जाएगा 1/r²। अब इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा के r²। अब हम अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को इसको हम हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक मानना पड़ेगा। तो इसे हटाएंगे तो F बराबर हमारा हो जाएगा F बराबर K, ये हमारा एक स्मॉल k है तो K, ये K हो गया, यहाँ पर Q1 Q2/r²। यही हो जाएगा हमारा इन दोनों के बीच लगने वाला बल। इस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। ये हो गया। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है। वैद्युत बल कहते हैं इतना न्यूटन। अब इस सूत्र को और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा जहां पर लिखेंगे, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। जहां पर ये हमारा जो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाए तो यहाँ पर K आया है एक नियतांक,
तो जब जो ये हमारा के है वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान जो है वह दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर दो आवेश स्थित हैं तो इसके बीच हमारा कौन सा माध्यम रखा गया है, वायु भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, तो ये सब माध्यम है। तो अब हमारा इतना सूत्र आया है, लेकिन परंतु हमारा एक मान होता है किसका, के का। के बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इसे लिख देंगे जहां एप्सिलॉन नॉट, इसे हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। लिख देता हूं यहां पर एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जो जीरो है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता, क्या लिख सकते हैं, विद्युतशीलता है। तो अब जो हमारा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो इसका मान भी स्थित है जो कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा चुका है। तो लिखेंगे प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि क्या ज्ञात है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वो हमारा 9 गुणे 10 के पावर 9, ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारा सूत्र आया है, बराबर के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो इस के का मान रखेंगे तो के का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो अब जो हमारा हो जाएगा, चूंकि यफ बराबर के का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा कूलाम के नियम का व्यंजक, अर्थात यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तो यह बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 आइए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा कूलाम के नियम का व्यंजक। या ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग कीजिए आप, या नीचे वाले सूत्र का। प्रश्न लगाते समय कूलाम के नियम पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है, सवाल भी हल करने को आता है। तो आप ये याद रखिए कि यह बराबर हमारा जो कूलाम का नियम होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इतना न्यूटन। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं, और यह था हमारा कूलाम का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार 3 अंक में पूछा गया है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए इस नियम पर, कूलाम के इस नियम पर कैसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला हमें वैद्युत बल का मान ज्ञात कर देना है। तो यह जो प्रश्न हमारा लगेगा वह कूलाम के नियम पर लगेगा। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे, प्रश्न को हल करते समय दिया है, क्या दिया है, कहा है कि एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे हैं दो छोटे छोटे गोले, आवेशित गोले। तो इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो r बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया गया है।
तो सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर 0.30 मीटर। 100 से भाग देंगे तो हमारा मीटर में हो जाएगा। अब ये एक आवेश है जबकि ये दूसरा आवेश है, तो पहला आवेश किसी को भी पहला और दूसरा मान सकते हैं, तो इस पहला आवेश हमारा Q1 हो गया, जिसका मान 2 गुणे 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा आवेश हमारा हो जाएगा Q2, जिसका मान दिया गया है 3 गुणे 10⁻⁷ कूलाम। अब हमें इनके बीच कितना बल लगेगा उसका हमें मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम हमारा होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन R², इतना होता है। तो हमें बल का मान निकालना है, तो F बराबर हमारा हो जाएगा, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 का मान रखेंगे तो ये हमारा 2 गुणे 10⁻⁷, Q2 का मान रखेंगे तो 3 गुणे 10⁻⁷, बटा के हमारा हो जाएगा R²। R² का मान रखेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो मीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.30 इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ है, और ये 2 है और 3 है, तो 9 का गुणा 2 में करेंगे 18, 18 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हमारा 54 हो जाएगा। 54 गुणे, अब देखिए 10⁻⁹ गुणे, ये दोनों आधार और घात समान है दोनों का, तो 10 का पावर जुड़ जाएगा, -7 और -7 जुड़ जाएगा तो -14 हो जाएगा। अब बटा के हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 0.30 मीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पर मान रख देंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया R बराबर 3 गुणे 10 के पावर माइनस, यहाँ पर 2 नहीं 1 होगा, अन्यथा यहाँ पर 30 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 30 करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 54 गुणे, अब देखिए 9 और ये 14 है और चिन्ह अलग अलग है, आधार समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर हमारा -5 हो जाएगा, -5 शेष बचेगा। अब बटा में हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, गुणे यहाँ पर 10 के पावर -1 है, और एक यहाँ पर 10 के पावर -1 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -1, तो ये मिलकर 10 के पावर -2 हो जाएगा, 10 के पावर -2। अब देखिए इसे हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा F बराबर 9 से 54 को काट देंगे तो हमारा बचेगा 6, गुणे ऊपर 10 के घाते -5 है जबकि नीचे 10 के घाते -2 है, तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 इतना न्यूटन। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो F बराबर 6 गुणे 10 के पावर -3, यही हो जाएगा इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान। तो यह जो हमारा प्रश्न था उसका आंसर F बराबर 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि यह भी कूलाम के नियम पर ही आधारित प्रश्न है। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे जो दिया गया है वो पहले लिख लेंगे, इससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है। तो दिया है, क्या दिया है, 0.4 माइक्रो कूलाम के किसी आवेश, छोटे आवेश पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन बल लगता है, तो इसे हम Q1 मान लेंगे। तो दिया है Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम, तो एक माइक्रो कूलाम बराबर हमारा 10 के घाते -6 कूलाम होता है, तो इसे हम कूलाम में बदल लेंगे, तो ये हमारा Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 गुणे 10 के घाते -6 कूलाम। अब देखिए किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, तो बल का मान दिया गया है, तो यह बराबर हमारा 0.2 न्यूटन दिया गया है। यदि दूसरे गोले पर, ये हमारा पहला गोला था और दूसरा गोला का मान दिया है Q2 बराबर 0.8
8 माइक्रोकुलाम दिया है, माइक्रोकुलाम। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.8 गुणे 10 के घाते -6 कुलाम। इसे भी हम कुलाम में बदल लिए। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। तो दूरी लिखेंगे यहाँ पर, ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आर का मान। आर बराबर वाट, आर का हमें मान ज्ञात करना है। तो आर का मान कैसे ज्ञात होगा, तो कुलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कुलाम के नियमानुसार या नियम से। तो हमारा होता है यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही हमारा कुलाम का नियम होता है। तो अब देखिए इसमें जो जो दिया गया है उसका हम मान रख लेंगे। तो हमारा बल का मान दिया गया है 0.2 न्यूटन। तो सबसे पहले बल का मान रखेंगे, तो 0.2 न्यूटन बराबर इसका मान रखेंगे, तो इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर इंटू Q1 का मान रखेंगे, तो 0.4 गुणे 10 के पावर -6 इंटू Q2 का मान रखेंगे, तो 0.8 गुणे 10 के घाते -6 अब बटा में आर स्क्वायर का मान रखेंगे। तो आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आर स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, इसे हल करेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। इसे हल करेंगे तो 0.4 का गुणा 0.8 के साथ करेंगे। तो 0.4 का गुणा 0.8 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 बटे 32 और ये एक अंक और ये एक अंक, 2 अंक पर 0 है तो 2 अंक पर 0, तो 0.30 हो गया। अब गुणे ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 10 के पावर -12 हो जाएगा। अब बटा में 0.2। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, तो इसे जब आगे हल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर सबसे पहले 0.2 से इसे काट देंगे, तो यहां पर हमारा बचेगा 0.16 बचा। अब देखिए 9 का गुणा 16 में करेंगे, या इसे एक लाइन लिख लेते हैं, तो 9 गुणे 0.16 गुणे 10 के घाते 9 है और 10 के घाते -12 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 के घाते -3 हमारा शेष बचेगा। तो अब ये हमारा आगे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे यहाँ पर ये 1.6 गुणे 10 के पावर -3। यहाँ पर 1.6 कैसे आया, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1.6 होगा, यहाँ पर 1.6, क्योंकि जब हम यहाँ पर 0.32 में 0.2 का भाग देंगे तो ये हमारा 1.6 बैठ जाएगा। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -3। अब इससे हम आर का मान निकालेंगे। इतना तो हमारा हल हो गया, तो चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो इतना हो गया था हमारा, तो अब आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 1.6, तो इसे लिख सकते हैं 16 गुणे 10 के घाते -1 गुणे 10 के घाते -3। तो अब हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 16 गुणे 10 के घाते -4, -1 और -3 जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर, अब इसे हम लिख सकते हैं आर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 गुणे 16 गुणे 10 के घाते -4। तो अब आर का मान निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट में इसे लिख 9 है तो 9 का 1 3 बाहर निकल जाएगा, 16 का 1 4 बाहर निकल जाएगा इंटू 10 के घाते -4 है तो इसमें से 10 के घाते -2 बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 3 चौके 12 गुणे 10 के घाते -2 इतना मीटर। यही हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। हमें दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। तो ये थे हमारे कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक रहा हमारा वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। यह 2 अंक में पूछा जाता है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना किस प्रकार किया जा सकता है, कौन प्रबल होता है, कौन निर्बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रबल होता है कि वैद्युत बल अधिक प्रबल होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो तुलना है, पहला अंतर है इन दोनों में, तो वैद्युत बल आकर्षण बल होता है तथा प्रतिकर्षण बल भी होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। कहने का तात्पर्य है
कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर सकता है और प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर हटा सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो केवल आकर्षण कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अर्थात जब दो आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, अर्थात लकड़ी हो सकता है, तेल हो सकता है, कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, तो वैद्युत बल का मान कम और अधिक हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान इस पर निर्भर नहीं करता, चाहे माध्यम कहीं भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सेम रहेगा। केवल ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। तीसरा जो हमारा मुख्य अंतर है, वैद्युत बल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है, जबकि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। तो ये थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना का प्रमुख अंतर। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र का यह तात्पर्य है, अर्थ का यह तात्पर्य है कि जब किसी आवेश है तो उसके चारों ओर, यदि हमारा कोई आवेश यहाँ पर प्लस क्यू कूलम का है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश, मतलब क्यू नॉट भी हो सकता है, परीक्षण आवेश, अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहा वैद्युत बल रेखाएं। यह भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए इसे देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। यह है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाला बल को दर्शाता है। तो यह है वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा। तो चलिए वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होती हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा प्लस क्यू कूलम का एक धनावेश स्थित है। तो धनावेश स्थित है तो जो वैद्युत बल होती है, जो वैद्युत बल तो धन आवेश से निकलती हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे प्लस क्यू कूलम आवेश से ये वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब भी कोई धनावेश होगा तो उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। यदि कोई हमारा यहाँ पर ऋण आवेश है, मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू कूलम आवेश है, तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार हम बना सकते हैं इसे। तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू कूलम धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। और वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं जिसको देख लेते हैं। मैं परिभाषा के माध्यम से बता देता हूं कि पहला जो गुण है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण होता है हमारा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर जब भी एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जाएगी, जो कि एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं संभव नहीं है। तीसरा जो हमारा प्रमुख अंतर होता है, गुण होता है वैद्युत बल रेखाएं की, वह यह होता है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखा, मान लेते हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का मतलब इससे होकर गुजरे, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरे, तो खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। ये हमारा तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण यह होता है वैद्युत बल रेखाएं का कि वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती है जो सिकुड़न उत्पन्न करती है, जो कि आकर्षण बल का प्रतीक है। जब दो आवेश एक सजातीय और विजातीय आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और सजातीय आवेश मतलब प्लस क्यू कूलम का एक आवेश है और एक आवेश
दूसरा आवेश भी प्लस क्यू कूलम का है, तो एक दूसरे से ये दूर हटेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक अंक में या 2 अंक में पूछे जाने वाला परिभाषा है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं कि एक जो हमारा परीक्षण आवेश है वह क्यू नॉट है, और एक जो हमारा आवेश है वैद्युत क्षेत्र है, उस पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हमारा यफ है। तो इससे जो हमारा सूत्र निकल कर आएगा, तो ई बराबर यफ अपान क्यू नॉट। इस अपान को हम निष्पत्ति कहते हैं, तो मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है। तो टॉपिक है हमारा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का मतलब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर हम इसे फिगर के द्वारा इसे सिद्ध करेंगे कि इसका मान क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो सबसे पहले जो जैसे जैसे यह परिभाषा लिखे हैं वैसे वैसे फिगर को बनाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो माना कि प्लस क्यू कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। कहा गया है कि प्लस क्यू कूलम एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए तो इसके लिए माना कि बिंदु P पर परीक्षण एकांक धनावेश क्यू नॉट स्थित है। तो जैसे जैसे परिभाषा है उसी प्रकार हम फिगर को बनाएंगे। तो कहा गया है कि प्लस क्यू कूलम आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि बिंदु O पर हमारा एक प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है। इससे R मीटर की दूरी पर कहा गया है कि इससे R मीटर की दूरी पर हमारा एक बिंदु P है, जिस पर कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा P पर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जिस पर कि हमारा एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश स्थित है। तो देखिए प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसे देखेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह R है। तो सबसे पहले हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब हम निकालेंगे प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियमानुसार हमारा हो जाएगा प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल ये हमारा हो जाएगा। इसे हम कूलम के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो यह बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू ये हमारा प्लस क्यू है, और जबकि दूसरा आवेश हमारा क्यू नॉट है, अब बटा के R स्क्वायर होता है। तो ये हमारा इतना न्यूटन हो गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर लिख देंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान क्या होगा। तो हम ऊपर अभी देखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो मान होता है E बराबर एफ अपन क्यू नॉट होता है। तो E बराबर एफ अपन क्यू नॉट, E बराबर एफ अपन
क्यू नॉट, इससे चलेंगे। तो इससे हल करेंगे तो अब हम यफ का मान रख देंगे। यफ का मान, यफ बराबर हमारा इतना है, तो इसका मान यफ के स्थान पर रख देंगे। तो ये हमारा ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर यफ का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट अपान में पहले से ही है तो इंटू क्यू नॉट। अब देखिए हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो अब ई बराबर हमारा बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हो जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कैसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम में आपको या तो 3 अंक में इस टॉपिक को देगा सिद्ध करने के लिए, या एक प्रश्न देगा आपको हल करने के लिए जो कि इसी टॉपिक पर लगेगा, हल होगा। तो चलिए उसे देखते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा, तीसरा प्रश्न रहा कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ए में हमें ज्ञात करना है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरा प्रश्न है कि यदि 1.5 × 10⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। एक में हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और एक में परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा। तो चलिए इसके पहले फिगर बना लेते हैं। तो कहा गया है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए, मतलब ए पर हमारा एक आवेश क्यू स्थित है और बी पर एक क्यू स्थित है जिसका मान 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु ए है, इसे हम बिंदु ए मान लेते हैं, और यहाँ पर बिंदु बी मान लेते हैं। तो ये हमारा बिंदु ए और बिंदु बी हो गया। अब इस पर जो आवेश स्थित है क्यू ए, उसका जो मान है वो हमारा 3 माइक्रोकूलाम है, और जो बी पर बिंदु आवेश स्थित है उसका मान क्यू बी का मान जो है वो -3 माइक्रोकूलाम है। अब देखिए निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। इसके मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें मान ज्ञात करना है। अर्थात मान लेते हैं कि इस पर ओ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो बिंदु ए पर जो आवेश स्थित है उसके कारण भी ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, और बी के कारण भी ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। क्योंकि आवेश स्थित है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, तो ओ पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, और बिंदु बी के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा तो ओ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब ये दिया है कि ए बी का जो दूरी है बीच की वो 20 सेंटीमीटर है, तो ओ से ए की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि मध्य बिंदु है तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर हमारा ओबी के बीच की दूरी हो जाएगी। तो अब देखिए अब प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमारा क्यू ए का मान दिया गया है 3 माइक्रोकूलाम, इसे हमारा हो जाएगा क्यू ए बराबर 3 × 10⁻⁶ कूलाम। अब दिया गया है क्यू बी, तो क्यू बी बराबर हमारा हो जाएगा -3 माइक्रोकूलाम, इसका मान -3 × 10⁻⁶ कूलाम। अब दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, तो ए बी का मान ए बी बराबर हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो ए बी को हम मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है तो इसे 20 × 10⁻² मीटर, मीटर में चेंज करेंगे। तो अब देखिए मध्य बिंदु ओ है, तो ये हमारा मध्य बिंदु ओ दिया गया है, तो मध्य बिंदु ओ का जो मान है वो इसका आधा है, तो इसका मान हो जाएगा ए बी अपान 2 है, आधा है इसका। तो ये देखिए ओ ए और ओ बी
ये आपस में बराबर होगा, ओ ए और ओ बी दोनों आपस में बराबर होगा, और इसका जो मान होगा इसका आधा होगा, तो 10 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका मान इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें दूरी चाहिए। तो पहला प्रश्न को हल करेंगे, तो ए वाला जो हमारा प्रश्न हल होगा वो कह रहा है कि मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए क्यू ए के कारण भी बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और क्यू बी के कारण भी वैद्युत क्षेत्र ओ पर उत्पन्न होगा। तो दोनों का परिणामी ओ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि बिंदु बिंदु आवेश, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु आवेश क्यू ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा अभी निकाले हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए के कारण निकाल रहे हैं तो क्यू ए हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्यू ए अपन आर स्क्वायर। तो अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 और इंटू हो जाएगा हमारा क्यू ए का मान निकाले हैं तो 3 गुणे 10⁻⁻6 आया है, 3 गुणे 10⁻⁻6 और आर स्क्वायर। देखिए क्यू ए के कारण ओ पर निकाले हैं तो इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 9 गुणे 10⁻9 इंटू 3 गुणे 10⁻⁻6 अब बटा के इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा 10 गुणे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 के घाते -4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब इसे हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए 9 का गुणा 3 में होगा तो ये हो गया 27 इंटू यहाँ पर 10 के घाते 9 है जबकि यहाँ पर 10 के घाते -6 है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा तो 10 के घाते 3 बचेगा क्योंकि 9 बड़ा है। अब बटा के हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घाते 2 और इंटू ये हमारा हो जाएगा 10 के घाते -4। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 गुणे 10 के घाते 3 इंटू देखिए 2 है तो ये घट जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा और -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घाते 2 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अब इसे हल कर देंगे तो 27 गुणे 10 के घाते 5 इतना न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए इतना निकल गया क्यू ए के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे हम क्यू बी के कारण ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु आवेश क्यू बी के कारण बिंदु मध्य बिंदु है ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई बी, मतलब बी के कारण ई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है क्यू बी अपान आर स्क्वायर। तो अब इसको हल करेंगे तो ये क्यू ई बी का हमारा मान जो आ जाएगा इसका 9 गुणे 10⁻9 इंटू क्यू बी का मान रखेंगे तो ये था क्यू बी का यहाँ पर मान आया था -3 माइक्रो कूलम है जो कि -3 गुणे 10⁻6 है। तो जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो इसका केवल परिमाण लेंगे, चिन्ह नहीं लिया जाता है प्रश्न को हल करते समय। तो ये भी हो जाएगा 3 गुणे 10⁻6 अब बटा के आर स्क्वायर। तो इसका जो मध्य बिंदु है तो ये भी 10 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये भी उतना ही था और ये भी उतना ही है, तो इसको भी हल करेंगे तो इसका मान इतना ही आएगा 27 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब निकालेंगे हम बिंदु ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा ई बराबर वेक्टर ई बराबर हमारा ई ए प्लस ई ए
यहाँ पर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, मतलब आवेश ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस आवेश बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ओ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल जाएगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो ये ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई ए का मान रखेंगे तो ई ए का मान हमारा क्या था, ई ए का मान जो हमारा आया था वो 27 गुणे 10 के पावर 5 इतना न्यूटन प्रति कूलम आया था, अब प्लस 27 गुणे 10 के पावर 5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वेक्टर ई का हमें मान निकल जाएगा। तो 27 हमारा 54 और गुणे 10 के घाते 5, घात नहीं जुटेगा क्योंकि घात गुणा में जुटता है। यहाँ पर 27 और 27 को जोड़े हैं तो बस 54 हो जाएगा। ई बराबर अब हमारा हो जाएगा, देखिए इतना न्यूटन प्रति कूलम, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। या हम दशमलव के एक स्थान पर लाएंगे तो 5.4 गुणे 10 के घाते 6 न्यूटन प्रति कूलम, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। एक और प्रश्न था, प्रश्न नंबर बी, इसमें कह रहा है कि हमें वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। यह कह रहा है, बी नंबर प्रश्न है कि यदि 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। मतलब परीक्षण ऋणात्मक परीक्षण आवेश का मान दिया गया है, तो इसे लिख लेंगे कि बिंदु ओ पर जो हमारा परीक्षण आवेश है, तो लिखेंगे बिंदु ओ पर परीक्षण आवेश, ऋणात्मक परीक्षण आवेश है यह। तो परीक्षण आवेश को हम Q0 से दर्शाते हैं, तो ऋणात्मक कह रहा है तो ऋणात्मक 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलम, इसका मान दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, कितना बल का अनुभव करेगा, अर्थात हमें यफ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यफ का मान कैसे ज्ञात होगा, हम सूत्र जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर यफ अपान Q0, ये हमारा एक सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और यफ निकालेंगे। तो यफ बराबर हमारा हो जाएगा यफ बराबर वेक्टर ई इंटू Q0। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ पर हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना आ गया है, तो इसकी सहायता से हम बल निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यफ बराबर ई का मान रखेंगे तो 5.4 गुणे 10 के पावर -6 इंटू Q0 का मान रखेंगे तो Q0 का मान दिया गया है, तो इसका हम यहाँ पर केवल परिमाण को ही लेंगे क्योंकि परिमाण ही लिया जाता है प्रश्न को हल करते समय। तो 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलम दिया गया है, तो यह बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 5.4 गुणे 1.5 इंटू 10 के घाते 6 है और 10 के घाते 9 है, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। यहाँ पर 10 के घाते 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 है प्लस 6 है, तो 6 धनात्मक है जबकि ये ऋणात्मक है, तो जुटेगा तो आपस में ये 10 के घाते -3 हो जाएगा। अब देखिए 5.4 में 1.5 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यह बराबर 8.1 गुणे 10 के घाते -3, यही हो जाएगा इतना न्यूटन। तो इस प्रश्न का, बी वाले प्रश्न का आंसर 8.1 गुणे 10 के पावर -3 इतना न्यूटन हो जाएगा, जबकि पहले वाले प्रश्न का मान इतना हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न का आंसर ए और बी का मान यही हो जाएगा। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने है, इस पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर एक किसी निकाय की रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा यह हो गया कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले, मतलब एक धनावेश होना चाहिए और एक ऋणावेश होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी का यहाँ पर तात्पर्य है एकदम सूक्ष्म दूरी, कम से कम दूरी जो कि 2l के बराबर होती है, स्थित होकर किसी एक निकाय की रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर q इंटू TL, इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। चलिए इसे देख लेते हैं। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो देखिए दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक -q कूलम आवेश है और जबकि एक हमारा +q कूलम आवेश है। देखिए कह रहा है यहाँ पर दो समान आवेश हैं, विपरीत प्रकृति वाले हैं, एक प्लस है जबकि एक माइनस है, एक दूसरे से अल्प दूरी यहाँ पर 2l होती है, अल्प दूरी 2l,
मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी जो है अल्प दूरी वो 2l के बराबर है। अल्प दूरी 2l पर स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं। एक निकाय मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा बिंदु ए पर स्थित है और ये बिंदु बी पर स्थित है। एक निकाय की रचना कर रहे हैं तो निकाय हमारा इस प्रकार हो जाएगा, ये डाइपोल हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। एक माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है एक पोल पर और एक पोल पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है और इसके बीच की दूरी जो है वो अल्प दूरी है जो कि 2l के बराबर होती है। तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जब एक आवेश इनमें दोनों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे कि हम P से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसे लिख सकते हैं इस प्रकार की, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश एक माइनस क्यू कूलम आवेश है और एक प्लस क्यू कूलम आवेश है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम हो और एवं इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है वो एकदम अल्प दूरी है जो कि 2l के बराबर है। बीच की दूरी 2l हो तो 2l हो तो किन्हीं एक आवेशों को लेंगे। एक आवेश हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश q ले लेंगे, चिन्ह को नहीं लेंगे, इंटू इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी 2l, इन दोनों का जो गुणनफल कर देंगे वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, जिसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो p बराबर q इंटू 2l और इसका जो मात्रक होता है q का जो मात्रक होता है, q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम और जो 2l है दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा वह कूलम मीटर होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, जैसे यहाँ पर कुछ वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत आते हैं, मान लेते हैं HCl में जो हमारा होता है वो धनात्मक होता है, हाइड्रोजन धनात्मक होता है जबकि क्लोरीन ऋणात्मक होता है और दोनों का जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। एक -1 +1 होती है और एक -1 होती है। तो दोनों तो आवेश बराबर हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल कर देंगे और एक निकाय बना रहे हैं HCl। तो यह हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार HBr भी है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। H2O जल भी यह एक वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के प्लस इस हाइड्रोजन के 2 आवेश हैं और जबकि ऑक्सीजन के भी 2 आवेश हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होकर एक निकाय की रचना कर रहे हैं, जल बना रहे हैं, तो यह भी वैद्युत द्विध्रुव है। इसी प्रकार NH3 अमोनिया भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इत्यादि सब वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक इस पर प्रश्न देखते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो हमारा प्रश्न रहा, चौथा नंबर प्रश्न रहा कि किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर इतना तथा QB बराबर इतना क्रमशः दोनों बिंदु A का मान दिया गया है 0,0, -15 सेमी तथा बिंदु B इतना पर अवस्थित है, मतलब स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि QA और QB का तो मान दिया गया है, तो QA और QB पहले लिख लेंगे। दिया है हमारा QA का मान दिया गया है, क्या दिया है? QA का मान 2.5, QA का मान दिया गया है 2.5 गुणे 10 के घाते -7 कूलम। QB का मान दिया गया है -2.5 गुणे 10 के घाते -7 कूलम और बिंदु दिया गया है, बिंदु A का निर्देशांक जो दिया गया है वो हमारा इतना दिया गया है और बिंदु B इतना दिया गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो जो बिंदु A हमारा दिया गया है वो x, y, z, मतलब x, y, z का निर्देशांक है और ये भी। तो चलिए पहले 3 तल बनाते हैं, यह 3D ज्योमेट्री का है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष हो गया। अब इसे हम मानेंगे ऊपर वाले को, इसे हम मान लेते हैं ये हमारा z अक्ष है और ये इस प्रकार जो आएगा इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा y अक्ष है। तो देखिए x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष। अब कह रहा है तो साइड A का जो निर्देशांक है वो 0,0, -15 है, अर्थात x अक्ष पर 0, y अक्ष पर भी 0 और लेकिन z अक्ष पर -15। तो x अक्ष पर भी 0 हो गया
और y अक्ष पर भी 0 और z अक्ष पर -15। तो इधर तो धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक इसके विपरीत नीचे की ओर ले लेते हैं। तो इस पर हमारा -15। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारा बिंदु ए स्थित है, इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक 0, 0, -15 है, और बी कह रहा है कि बिंदु बी का निर्देशांक है 0, 0, +15। तो यह जेड अक्ष पर होगा धनात्मक दिशा में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 0, 0, +15 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए पर हमारा जो आवेश स्थित है वह क्यू ए है, और जो कि बी पर स्थित है वो हमारा क्यू बी आवेश है। तो देखिए अब हमें क्या कह रहा है इस प्रश्न में, निकाय का कुल आवेश तथा कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखिए कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले कुल आवेश निकाल लेते हैं, निकाय का कुल आवेश। तो यहां पर निकालते हैं, लिख लेंगे निकाय का कुल आवेश। तो निकाय का कुल आवेश हो जाएगा हमारा, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। तो देखिए क्यू आवेश क्यू हो जाएगा, क्यू बराबर क्यू ए का मान दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर -7, और ये जो क्यू बी का मान दिया गया है वो दिया गया है -2.5 गुणे 10 के पावर -7। तो इन दोनों को हल करेंगे तो क्यू बराबर हमारा कुल आवेश 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 0 कूलाम। निकाय का कुल आवेश आ गया 0 कूलाम। ये हमारा एक पहला आंसर हो गया। अब दूसरा में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से दर्शाते हैं, यह एक सदिश है, तो ये होता है q × 2l, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इन दोनों आवेशों में से QA और QB में से कोई एक आवेश लेंगे, तो इसमें QA और QB का मान समान है किंतु विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक आवेश ले लेंगे। तो P बराबर हमारा हो जाएगा एक आवेश 2.5 गुणे 10 के पावर -7 × 2l जो होती है इन दोनों के बीच की अल्प दूरी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये निर्देशांक है, मूल बिंदु है, इससे ये -15 है और ये ऊपर +15 है, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी हो गई 15 इधर और 15 इधर, 30 सेंटीमीटर हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी धर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते -2। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो P बराबर हमारा हो जाएगा 25 में 30 का गुणा करेंगे तो 25 तिहाई हमारा 75 होता है, और दशमलव से एक जीरो से दशमलव हट गया × 10 के घाते -7 है और 10 के घाते -2 है, तो जुड़ जाएगा तो 10 के घाते -9 हो जाएगा। अब इसको एक अंक पर दशमलव लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 गुणे 10 के घाते -8, यही हो जाएगा इतना कूलाम मीटर इस प्रश्न का आंसर, जो कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान आ गया P बराबर 7.5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम मीटर, और दूसरा जो पहला जो आंसर आया था वो 0 कूलाम आया था। तो ये इस प्रश्न का 2 आंसर होगा, तो कुल आवेश 0 होगा, जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, मान क्या होगा, उसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि यह क्वेश्चन, यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह टॉपिक बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। या तो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त करने को कहेगा या निरक्षीय स्थिति का, दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अक्षीय स्थिति को देखते हैं। तो अक्षीय स्थिति हमारा यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसका एक सिरा -q कूलाम आवेश है, जबकि दूसरे सिरे पर +q कूलाम आवेश है स्थित है, और इसके जो बीच की दूरी है वो अल्प दूरी 2l होती है, 2l।
अल्प दूरी 2l होती है। तो इसके अक्षीय स्थिति में हमें कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि चित्र में वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम k है, तथा इसके अक्षीय स्थिति में हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि इसकी अक्षीय स्थिति में हमें बिंदु P पर, यह हमारा एक बिंदु P हो गया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ये अक्ष के अनुदिश होगा। तो हमें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कह रहा है यहाँ पर कि यदि प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो कह रहा है यहाँ पर कि जो प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण है, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो हमारा E1 होगा, और जो माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा P पर वह E2 होगा। और इन दोनों का परिणामी P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, वही हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी होती है वह 2l के बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि हम इसका मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी हो जाएगा हमारा यल। O से A से O की दूरी हो जाएगा ये यल, और ये भी दूरी हो जाएगा यल, OB की दूरी। हम इसलिए इसे यहां पर लेंगे क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम O से P की दूरी मान लेंगे कि ये हमारा R है। तो O से जो बिंदु P की दूरी हो गई वह R हो गई। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण अब बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो हमारा R माइनस यल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पर O से P की दूरी R है, जबकि यहाँ पर O से B की दूरी यल है। तो R में से हम यल को घटा देंगे तो ये हमारा B से P की दूरी निकल जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा दूरी R माइनस यल। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण माइनस क्यू कूलम आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। तो यदि हम R में यल जोड़ दें तो हमारा A से P की दूरी निकल जाएगी। तो ये जो दूरी हो जाएगा हमारा ये पूरा, ये हमारा R प्लस यल हो जाएगा। माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें R का मान चाहिए, दूरी चाहिए। तो देखिए अब इससे हम पहले प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 निकालेंगे, फिर माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान निकालेंगे, और E1 और E2 का परिणामी निकाल देंगे, हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर E1 निकालेंगे। E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारा E1 बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये होता है Q अपन R स्क्वायर होता है। तो Q तो हम प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण माने हैं कि E1 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q अपन R स्क्वायर होता है। तो अब प्लस Q से अब बिंदु P की दूरी कितना है, तो R माइनस यल है, तो ये होता है R माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं या इसी प्रकार छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए अब E1 तो निकल गया हमारा, अब E2 निकालते हैं। तो E2 जो है हमारा माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका हम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। देखिए माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसका केवल परिमाण लेंगे, चिन्ह हमें नहीं लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा Q अपान, अब दूरी चाहिए तो हमारा Q से P की दूरी कितनी है, तो R प्लस यल है, तो ये R प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस यल का होल स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं कि बिंदु P पर हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु P पर, लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा वेक्टर E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो E1 है, क्योंकि जो हमारा E1 है वह E2 से बड़ा है।
कैसे बड़ा है, चलिए इसे समझ लेते हैं। E1 बड़ा है इसलिए क्योंकि जो E1 है वो प्लस क्यू कूलम आवेश है और वो P के बहुत निकट है, इसलिए जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P पर अधिक प्रबल होगी और माइनस क्यू कूलम आवेश इससे R प्लस यल दूरी पर स्थित है, जिससे कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो कम प्रबल होगा। तो इसीलिए E1 बड़ा हो जाएगा E2 से। तो इसका परिणामी निकालेंगे तो E1 में से E2 को घटा देंगे। अब देखिए E1 और E2 का मान रखेंगे तो हमारा E बराबर हो जाएगा E1 का मान हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के E2 का मान क्यू अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें से हमारा क्या क्या कॉमन है उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी है, क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है, तो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। दोनों में से कॉमन कर लिए तो अब हमारा शेष क्या बचेगा, 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर बचा माइनस इसमें से कॉमन कर लिए तो ये हमारा 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर बचा। अब देखिए इसे हमें आगे हल करेंगे, तो इसको जब आगे हल करेंगे तो इतना तक ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे तो E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसे हल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा एक कोष्ट में R माइनस यल का होल स्क्वायर और एक कोष्ट में R प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए जब इससे भाग देंगे तो R माइनस यल का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा और ये बचेगा, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर R माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब इसे हल कर लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले जहां तक E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना तक रहने देंगे ज्यों का त्यों, कोष्टक हुए हल करेंगे तो देखिए R प्लस यल का होल स्क्वायर है तो इसे A प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और प्लस 2R यल अब माइनस इसे तोड़ेंगे कोष्टक पर तो ये हमारा हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और माइनस 2R यल, कोष्टक बंद। और नीचे में इसे हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, या एक कोष्ट में ये हमारा A माइनस बी है और एक कोष्ट में A प्लस बी है, तो ये हमारा A स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो इस पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर इंटू पूरे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही है दोनों पर तो स्क्वायर हो जाएगा और एक कोष्ट में जोड़कर और एक कोष्ट में घटाकर है तो उसे हम A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो E बराबर वेक्टर E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2R यल माइनस ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2R यल, अब बटा के इसे हम ज्यों का त्यों रहने देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक R धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो इसे कट जाएगा, इससे ये कट गया। अब हमारा क्या बचा 2R यल प्लस 2R यल, ये मिलकर हमारा 4R यल हो जाएगा। तो इसे जब आगे हल करेंगे तो वेक्टर E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और ये हमारा हो जाएगा 4R यल अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे, इतना हो गया है तो चलिए अब पेज भर गया है, दूसरे पेज पर इसे हल करते हैं। अब इतना हम सिद्ध कर चुके थे तो अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर E बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू इसे हम ऊपर वाले को कैसे तोड़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यल। देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 यल, इसे हम 2 यल लिख सकते हैं इंटू R लिख सकते हैं। अब बटा में ये हमारा हो जाएगा
आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2l इंटू 2r। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4rl आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमारा, परंतु लिख सकते हैं, या चूंकि जो आर है वो ग्रेटर देन है यल से। आर जो माने थे ओ से पी की दूरी, वह यल से बड़ा है, इसलिए आर स्क्वायर कहीं अधिक बड़ा होगा यल स्क्वायर से। तो अब लिख देंगे कि हर से यल स्क्वायर को छोड़ने पर, हर से यल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो हमारा हो जाएगा ई बराबर यल जो है वह वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, जो अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी, वह 2l के बराबर होती है, 2l के। तो यह यल है, मतलब अल्प दूरी का भी आधा है, तो यह छोटा है, आर से कहीं अधिक छोटा है, इसलिए हर से यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू के, क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आई इंटू 2l आई इंटू 2r, अब बटा के हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यल स्क्वायर को हर से छोड़ दिए। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो वेक्टर ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू इंटू 2l, यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, पी बराबर हमारा होता है क्यू इंटू 2l, तो इसके स्थान पर हम पी लिख सकते हैं, तो ये हमारा पी हो जाएगा आई इंटू 2r, अब बटा में आर के पावर 4। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो वेक्टर ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, ऊपर एक आर है और नीचे आर के पावर 4 है, तो एक आर से हमारा एक आर कट जाएगा और ये हमारा 2p हो जाएगा, तो 2p लिख सकते हैं अपान आर क्यू। यही हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4πε0 इंटू के 2p अपान आर क्यू होगा, जो कि हम इतना सिद्ध कर चुके हैं। अब चलिए दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक रहा कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। यह भी टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 5 अंक में। तो देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसका व्यंजक क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर माना वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम के है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, पहले इसको देखिए, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक माध्यम के है, जिसके निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय का मतलब होता है इसके अक्ष के अनुदिश नहीं हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका अक्ष इधर है या तो इधर है, तो इसके अक्ष के अनुदिश हमें ज्ञात नहीं करना है, तो इसके ऊपर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो यदि कह रहा है यह कि माइनस क्यू कूलम जो आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। देखिए, और जो इसके मध्य बिंदु O से जो P की दूरी है वह R है, ये जो दूरी है पूरी O से P की दूरी यह R है। इसे देखते हैं। पहले कह रहा है कि माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E2 है और प्लस कूलम खातिर E1 बा, तो ये हमारा हो जाएगा E1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू कूलम, तो इसे इस प्रकार भी बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा E2 है, तो इसको इस तरफ ही लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, तो ये हमारा E1 हो गया और ये E2 हो गया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे B पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई का मान क्या होगा बिंदु पी पर, यही हमें ज्ञात करना है। तो ई का मान कैसे ज्ञात होगा, यदि हम पी पर E1 और E2 दोनों ज्ञात कर लें और उन दोनों का परिणामी निकाल लें तो हमें बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा में टूटेगा। तो चलिए सबसे पहले बिंदु P पर प्लस Q कूलम आवेश के कारण E1 ज्ञात करते हैं। तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा, वेक्टर E1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के Q अपन R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर मतलब बिंदु P से और प्लस Q कूलम आवेश की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी हमारा कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए ये हमारा O से B की जो दूरी है वो L है, और P से जो O की दूरी है वो R है, और ये हमारा मध्य बिंदु O है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो ये हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर होता है। तो इससे हम पी बी का मान निकाल देंगे, तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर अर्थात आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यल का स्क्वायर, ये भी हमारा उतना ही हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर आर का मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी हो जाएगा। अब देखिए E1 निकल गया, E2 निकालेंगे तो E2 बराबर भी हमारा वही हो जाएगा। क्या होगा, 1/4πε0 इंटू के Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर, यहाँ पर भी दूरी उतनी है, सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा E1 हो गया और E2 हो गया। अब बिंदु P पर हमारा कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये हमारा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। इसी में हम मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, तो इसमें से cos थीटा हम कॉमन कर लेंगे, तो E बराबर हमारा हो जाएगा E1 प्लस E2 इंटू हमारा cos थीटा। अब E1 और E2 का मान रख देंगे, तो चलिए इसी पर हम E1 और E2 का मान रखेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो चलिए अब इसमें हम E1 और E2 का मान रखते हैं। तो हमारा E बराबर हो जाएगा, वेक्टर E बराबर E1 का मान रखेंगे, तो E1 का मान हमारा हो जाएगा, देखिए E1 का मान निकाले थे कि 1/4πε0 इंटू के Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आया था। अब प्लस E2 का मान रखेंगे, तो E2 के मान भी इतना ही है, तो 4πε0 इंटू के और Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा एक है और ये एक, दोनों एक और एक मिलकर दो हो जाएगा, या कॉमन भी कर सकते हैं। देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू के Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसमें से इतना कॉमन कर लिए, दोनों में सेम है, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 1 + 1 बचा, यहाँ पर भी एक बचा और यहाँ पर भी एक बचा, कॉमन हो गया, इंटू cos थीटा। cos थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए चलिए आइए फिगर को देखते हैं। तो cos थीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए मान लेते हैं कि यह हमारा थीटा कोण बना रहा है और ये भी हमारा थीटा कोण बना रहा है। तो देखिए अब cos थीटा का हमें मान निकालना है, cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर हमारा होता है
आधार बटा के कोण, आधार अब बटा के कोण होता है। तो इस पर हम तोड़ेंगे तो हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए आधार इस थीटा से चल रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब होता है और जिस पर यह स्थित होता है वह आधार होता है। तो आधार हमारा ओ ए है जिसका मान यल है, तो ये हो जाएगा यल। कोण, कोण का मान होता है सबसे बड़ी भुजा तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इतना हो गया। तो cos थीटा का मान ये हो गया, तो इसका मान रख देंगे cos थीटा का। तो cos थीटा का मान हमारा हो गया यल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए इसी को हमें हल करना है, तो इसको हम हल करेंगे तो ये एक और एक मिलकर हमारा दो हो गया। तो ई बराबर वेक्टर ई बराबर 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हमारा हो जाएगा क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे इतना इंटू 1/अंडर रूट में ये हमारा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा, चलिए एक बार लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्यू, ऐसे एक और एक मिलकर दो हो जाएगा, तो क्यू इंटू इसे हम 2 यल लिख सकते हैं, बटा में हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और 1/1 ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर एक क्वेश्चन में आई इंटू क्यू इंटू टी यल, हमारा पी बराबर होता है क्यू इंटू 2 यल बाय 2 द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसके स्थान पर हमारा पी हो गया। अब बटा के इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 1/2, क्योंकि कड़ी का घात मान होता है 1/2। अब ये हमारा हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपान, अब देखिए इसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये एक घात है जबकि ये आधा है, तो एक और आधा को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो ये हमारा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का घात 3/2 हो गया। अब देखिए अब हमारा यह मान निकल ही चुका है। देखिए जो आर है, परंतु देखिए जैसे हम अक्षीय स्थिति का निकाले थे उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति का निकालेंगे, परंतु आर जो है वह यल से बहुत बड़ा है, इसलिए आर स्क्वायर कहीं अधिक बड़ा होगा यल स्क्वायर से। तो अब लिख सकते हैं हर से यल स्क्वायर को, हर से यल स्क्वायर को छोड़ने पर तो हर से यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के अब पी अपान आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब हमारा यह प्रश्न हल हो ही चुका है। अब देखिए ई बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आर स्क्वायर के पावर 3/2 है, तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर में गुणा हो जाता है, पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर में गुणा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 से हमारा 2 कट गया तो आर के पावर क्यू बचेगा, तो ये हमारा आर क्यू हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपान आर क्यू, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए एक नोट देख लीजिए, एक नोट होता है, चूंकि नोट कि जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति होता है, अक्षीय स्थिति का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह निरक्षीय का 2 गुना होता है, 2 गुणे निरक्षीय। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है अक्षीय स्थिति में 2p अपन आर क्यू, जबकि निरक्षीय में p अपन आर क्यू है, तो अक्षीय स्थिति वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय से 2 गुना होता है। चलिए अब बस इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा यह टॉपिक है कि एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। यह क्वेश्चन, यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में यह 5 अंक में पूछा जाता है, तो इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा। बलयुग्म का आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो चलिए इसके मान को निकालते हैं। तो लिखेंगे माना एक समान वह वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर फिगर
मान लेते हैं कि एक समान हमारा वह वैद्युत क्षेत्र ये ई दिया गया है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगाता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र जो है वह एक बलयुग्म लगाता है, इस पर एक बलयुग्म लगाता है और इसे अपने क्षेत्र के अनुदिश, मतलब इसे घुमाकर इस प्रकार अपने क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए बलयुग्म का आघूर्ण निकालते हैं। तो हमारा बल युग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। टाउ बराबर हमारा होता है बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर कोई एक बल आघूर्ण दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। देखिए बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर कोई एक बल का मतलब देखिए वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव लगा रहा है, तो इस पर भी एक बल लग रहा है, इस पर मान लेते हैं F1 लग रहा है और इस पर भी एक बल लग रहा है, जो कि ये बल इसको इधर करने की प्रयास कर रहा है और ये इधर ढकेलने का प्रयास कर रहा है, तभी ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश होगा। तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल हम लेंगे और इन दोनों बलों के क्रिया रेखा इसकी इस प्रकार है, तो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमें ज्ञात करना है। लंबवत दूरी मतलब BC का हम मान लेंगे। तो देखिए ये हमारा टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर कोई एक बल हमारा F हो जाएगा, गुणे लंबवत दूरी BC है। तो अब देखिए टाउ का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं यहाँ पर चूंकि F बराबर हमारा जो होता है F बराबर E इंटू क्यू होता है, E इंटू क्यू, E बराबर F अपन क्यू नॉट होता है, तो F बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा। तो इतना से तो जहां पर F है वहां पर E इंटू क्यू लिख देंगे, तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा E आई इंटू क्यू आई इंटू BC। अब देखिए BC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब तक हमारा लंबवत दूरी ज्ञात नहीं होगा तब तक बलयुग्म का आघूर्ण नहीं निकल पाएगा। तो BC कैसे ज्ञात होगा, तो BC के ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा के कोण, तो इस पर हम तोड़ेंगे तो इसके सामने वाला लंब, तो साइन थीटा बराबर हमारा लंब, इसके सामने वाला कौन है BC, कोण हमें पता है इसकी दूरी है 2L, तो ये हमारा 2L हो गया। अब BC हम कैसे ज्ञात करेंगे, BC बराबर हमारा हो गया 2L साइन थीटा, तो BC का मान रख देंगे, तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा EQ आई इंटू 2L साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए अब इतना हो गया, तो अब टाउ बराबर हमारा हो जाएगा E इंटू हम लिख सकते हैं Q, E इंटू क्यू इंटू 2L इंटू साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2L के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो P हो जाएगा हमारा, तो टाउ बराबर हम E इंटू P इंटू साइन थीटा, तो इसे हम सजा कर लिख देंगे, तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा PE साइन थीटा, जो कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ का मान हो गया, व्यंजक इसका सूत्र हो गया टाउ बराबर PE साइन थीटा, और यही हो जाएगा इस बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक PE साइन थीटा। और टाउ जो है वह एक सदिश राशि है, और जब देखिए टाउ मैक्स और टाउ मीन होता है, मतलब टाउ का मान कब अधिक होगा और कब कम होगा, तो जब हम साइन थीटा का मान 90 धरेंगे तो बलयुग्म सबसे अधिक लगेगा, और जब टाउ का मान हम 0 अंश धरेंगे तो हमारा बलयुग्म सबसे कम प्राप्त होगा। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हमारा प्रश्न रहा इस पर, जो कि यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बलयुग्म के आघूर्ण से एक प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है। चलिए 5वां प्रश्न रहा हमारा कि 4 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई एक वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हमारा दिया है, क्या दिया है,
दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम स्मॉल पी से दर्शाते हैं। तो पी का मान दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर। अब क्या दिया गया है, 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। तो ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है। तो ई का मान हमारा कितना दिया गया है, 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब 30 अंश पर संरेखित है, अर्थात थीटा का मान 30 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो अब हमारा हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा पीई साइन थीटा। अब देखिए इसका मान रखेंगे, तो देखिए पी का मान रखेंगे तो ये हमारा 4 गुणे 10 के पावर -9 इंटू ई का मान रखेंगे तो 5 गुणे 10 के पावर 4। अब धरेंगे साइन इंटू साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब देखिए 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 चौके ये हमारा 20 हो जाएगा, इंटू ये -9 है और ये 10 के पावर 4 है, तो ये इसमें से घट जाएगा तो 10 के पावर -5 बचेगा, इंटू साइन 30 का अंश का मान 1/2 हो गया। अब देखिए ये हमारा कट गया, तो अब ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 के घात तो -5। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10 के घाते 1 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 1 गुणे 10 के घाते -4, यही हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण का आंसर, जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो बल युग्म का आघूर्ण ये टाउ का मान आ गया, टाउ बराबर हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -4 मीटर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बस इसी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम में, और इनमें से ही आपका चैप्टर 1 कवर हो जाएगा और आप फिजिक्स के पेपर में बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।